वेलकम टू लर्निंग सेशन। इट्स अबाउट द में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड द ट्रंकेटेड चेक्स। एंड चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक चेक। जैसे नाम से पता लगता है आप इस चेक को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इसके ऊपर सिग्नेचर्स कर रहे हो एंड वो चेक वैलिड माना गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चेक। यानी कि कोई आप हैंड रिटन चेक की बात नहीं कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ चेक जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ही बना है, डिजिटली उसको क्रिएट करा गया है, डिजिटली ही उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं। बट हाँ, उसमें बायोमेट्रिक्स का होना, एसिमेट्रिक जो क्रिप्टो सिस्टम है जिसमें डबल कीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, वो होना ना होना मैंडेटरी नहीं होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक चेक। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक सिंपल सा फंडा है जिसमें आप फिजिकल मूवमेंट चेक की नहीं करते हो, यानी कि फिजिकल मूवमेंट जो होती है वो खत्म हो जाती है एंड ओनली द इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट की जाती है, दैट इज द ट्रंकेटेड चेक। उसको ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है। अच्छा जल्दी से बताइएगा दैट इन द केस ऑफ द चेक्स हाउ मेनी पार्टीज आर देयर। कितनी पार्टीज होती हैं चेक के केस में? एनीवन काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट कि चेक के केस में कितनी पार्टीज होती हैं। वी आर हैविंग द थ्री पार्टीज एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो चेक होता है उसमें तीन पार्टीज होती हैं। वन, इट इज ऑलवेज द ड्रॉर। ड्रॉर वो पर्सन होता है जो अकाउंट होल्डर है, जिनका अकाउंट मेंटेन्ड है, जिसको चेकबुक इश्यू की गई है। सो अकाउंट होल्डर जो होता है दैट इज द ड्रॉर। एंड ये चेक जो ड्रॉ किया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन अ बैंक। तो जो ड्रॉई रहेगा इन केस ऑफ द चेक डेट इज ऑलवेज अ बैंक, वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहने वाला है। ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक, राइट। एंड फर्दर अब ड्रॉर ने ये चेक दे दिया है पर्सन ए को कि भाई आप पेमेंट ले लेना, तो पर्सन ए जो कहलाएगा डेट विल बी द पे, क्योंकि इसको पेमेंट मिलनी है। द पर्सन विल बी गेटिंग द पेमेंट, राइट। नाउ लेट्स से केस की ये चेक इनको दिया गया और ये चले जाते हैं अपने बैंक के पास, लेट्स से XYZ बैंक के पास। और जो ड्रॉई बैंक है दैट्स अ डिफरेंट बैंक, लेट्स कंसीडर कि वो ABC बैंक है, राइट। अब XYZ बैंक जो है वो चेक को एक्सेप्ट कर लेगा फॉर द कलेक्शन पर्पसेस। एंड हमने कल की वीडियो में पढ़ा था बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ चेक पर्पसेस। एजेंट प्रिंसिपल का रहेगा, राइट। एजेंट एंड प्रिंसिपल की तरह रहेगा करेक्शन का जो रहेगा। अब उस पॉइंट के ऊपर जो बैंक है वो क्लियरिंग हाउस में चेक को भेजने की जगह पर जो एक इमेज है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, उसे भेजेगा फर्दर आगे क्लियरिंग हाउस में। एंड फर्दर वो क्लियरिंग हाउस के द्वारा नेटिंग करते हुए भेजी जाएगी। जो भी सम ऑफ आपके पास चेक्स होगा वो भेजा जाएगा ABC बैंक के पास। ABC बैंक सभी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए अपना बैलेंस बताएगा, चेक क्लियर है कि नहीं है। एंड फर्दर द मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड एंड फर्दर दिस मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड टू द कलेक्टिंग बैंक एंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एज अकाउंट, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो होता है ये फॉलो किया जाता है क्लियरिंग हाउस में, राइट। नाउ let's have a look at the particular point related to the positive pay system and the continuous clearing in CTS, right? So सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है। आर यू अवेयर रिलेटेड टू द पॉजिटिव पे सिस्टम? अब जितने भी बड़ी जो कह लो आपके ट्रांजेक्शन होती हैं, राइट, चेक्स के केस में जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन के चेक होते हैं उनको एज सच सीधा क्लियर नहीं किया जाता। उनके लिए पहले क्या किया जाता है, एक कंफर्मेशन ली जाती है एंड दिस इज मैंडेटरी फॉर द चेक्स जिनका अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा का होता है। लाइक पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो एक वैलिडेशन मैकेनिज्म है। किसने इंट्रोड्यूस किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। एंड किस पर्पस के लिए किया? ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो ना हो, उनको चेक फ्रॉड को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो PPS सिस्टम है उसे लेकर के आया गया है। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड, ठीक है। उसी पर्पज से हम PPS का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड PPS के केस में क्या होता है कि 5 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू के जो चेक होते हैं वहां पर बैंक अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से जो है नॉट डिस्क्रिशन बट मैंडेटरीली उन्हें पॉजिटिव पे बेसिकली कंफर्मेशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द ड्रॉर। यानी कि जो पर्सन ने चेक ड्रॉ किया था उस पर्सन को आप कॉल करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है, चेक
अपने पे का नाम क्या है, चेक का अमाउंट क्या है, राइट, दैट इज बीइंग डन। एंड कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू द बैंक अप्रूव्ड डिजिटल चैनल्स, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एसएमएस या फिर ब्रांच सबमिशन के थ्रू, राइट। सो दिस इज मैंडेटरी फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। जो हाई वैल्यू चेक्स है उनके लिए चीज मैंडेटरी है। एंड आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दिस इज मैंडेटरी वेयर द अमाउंट इज 5 लाख और 5 लाख प्लस। बैंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चाहें तो लोअर अमाउंट को भी सेटल कर सकते हैं, यानी कि लोअर अमाउंट के ऊपर भी ये फैसिलिटी को अवेलेबल करवा सकते हैं। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, सिंपल 4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। बैंक जो है वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, यानी कि चेक को जो प्रेजेंट किया गया है तो बैंक जो है वो क्रॉस वेरीफाई करता है इन सभी डिटेल्स को, चेक की डिटेल्स को एज पर द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड फर्दर जो चेक है उसके बाद वैलिडेट किया जाता है, यानी कि चेक की इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, बताएगा वो, राइट। एंड उसके बाद जो चेक है या तो उसे ऑनर कर दिया जाएगा अगर चेक डिटेल मैच कर रही है, अगर नहीं मैच कर रही है तो चेक को वापस कर दिया जाएगा, डेट विल बी अनपेड, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। कौन सी डिटेल्स इसेंशियल होती हैं? इट इज अ चेक नंबर, डेट, अमाउंट, पे नेम, अकाउंट नंबर। दीज डिटेल्स आर इसेंशियल डिटेल्स विच आर बीइंग कंफर्म्ड, जिनको कंफर्म किया जाता है, राइट। सो इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करा जाता है। एंड फर्दर मल्टीपल सबमिशन चैनल्स कुड बी देयर, इट कुड बी डन थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम, ब्रांच लेवल ओवर देयर, राइट। तो मल्टीपल सिस्टम से आप उनको बता सकते हो। अब बेनिफिट क्या है कि चेक फ्रॉड खत्म होता है, कस्टमर के फंड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपके डिस्प्यूट बैंक के हिसाब से कम होते हैं। अगर देखो, अगर कोई ऐसा होगा ही नहीं कि बैंक गलती से पास कर देगा इंस्ट्रूमेंट को, तो डेफिनेटली डिस्प्यूट भी कम होंगे, और अगर डिस्प्यूट कम है तो ओवरऑल जो ट्रस्ट है कस्टमर्स का वो भी इंक्रीज होता है। सो दीज आर द बेनिफिट रिलेटेड टू इट, राइट। अब देखो, यही सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, सेम चीज यहां पर बताई गई है। जल्दी से इनको फटाफट से करते हैं गो थ्रू। पॉजिटिव पे सिस्टम एक चेक वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये हमने गो थ्रू कर लिया ऑलरेडी। एंड पॉजिटिव से सिस्टम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है, मैंडेटरी है, और जहां पर अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है वहां पर मैंडेटरी है। चेक नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट, पे नेम, अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं। और कैसे सबमिट कर सकते हो डाटा को? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम, यानी कि जो कोई भी टच पॉइंट्स हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को आप सबमिट कर सकते हो। एंड कब डिटेल सबमिट करनी होती है? बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड, राइट। ये डिटेल्स कब सबमिट करनी होती हैं? जब आप प्रेजेंट नहीं करते हो क्लियरिंग हाउस में, उससे पहले ये डिटेल्स सबमिट करनी होती है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है? जब चेक पेमेंट के लिए आएगा तो बैंक मैच करेगा उन डिटेल्स को जो कि कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगर तो डिटेल्स मैच कर गई तो चेक को पे कर दिया जाएगा, अदरवाइज द चेक विल बी रिटर्न्ड अनपेड, उसको वापस कर दिया जाएगा। अब ड्रॉअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? लेट्स अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करे, ये जरूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेइंग बैंक की, पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको वेरीफाई करना चेक की डिटेल्स को पेमेंट करने से पहले। और कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनको पीपीएस कंप्लायंस चेक करना है कि पीपीएस यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ आप कंप्लाई करवा पा रहे हो या फिर कंप्लाई नहीं करवा पा रहे हो। दिस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग विच इज टू बी डन। अगर पीपीएस का पार्ट आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते रहे, ठीक है। आपका एक लाइक एंड एक शेयर जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आते रहे, राइट। सो दैट्स द केस, ठीक है जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू की बेनिफिट क्या है? आपका चेक सिस्टम जो फ्रॉड है वो प्रिवेंट होता है, लोगों की जो कस्टमर की मनी है वो प्रोटेक्ट होती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, और डिस्प्यूट जो होते हैं वो भी कम होते हैं। ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट। अगर डिटेल सबमिट नहीं की जाती हैं तो बैंक चेक को अनपेड रिटर्न वापस कर सकता है, दैट कैन आल्सो बी डन। और लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है। पीपीएस से बैंक का जो डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक तरह से एक स्टेप है जो आप और इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बैंक को बेनिफिट होता है उस पॉइंट से अगर हम देखें तो, राइट। एंड फर्दर उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक। अब चेक ट्रंकेशन के केस में आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, और ये लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं।
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम पुराने सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो कहीं पर किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे अभी तक, वो हम सभी चीजें इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कहता है, कंटिन्यूस क्लियरिंग का सिस्टम क्या कहता है कि भाई बैच प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे एनईएफटी के केस में हुआ, पहले बैचेस क्या होते थे, कम होते थे, राइट, पहले बैचेस कम होते थे, अब क्या कर दिया गया, 48 हाफ आवरली बैचेस जो है वो शुरू कर दिए गए, कंटिन्यूस हो गया ना एक तरह से सिस्टम, यानी कि लगातार क्लियरेंस चल रही है। तो वही सेम ऑब्जेक्टिव यहां पर है। आरबीआई ने जो पुराना बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था ना, उसको कंटिन्यूस क्लियरिंग सेटलमेंट के ऊपर कर दिया कि भाई हम धीरे धीरे इसको और फास्ट कर देंगे, और ज्यादा बेटर बना देंगे, चेक क्लियरेंस को और ज्यादा अच्छा बना देंगे। ऐसा सिस्टम आरबीआई के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें फेज्ड इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। सबसे पहला जो फेज है दैट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 4th ऑफ द अक्टूबर एंड 2 जनवरी तक ये फेज रहना था, जो ऑलरेडी अब कवर अप हो चुका है। एंड डेफिनेटली ये सभी डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चेक को बेसिकली कंटिन्यूस बेसिस पर क्लियर किया जाएगा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चेक को क्लियर किया जाएगा। एंड फर्दर ये ड्रॉई बैंक्स के द्वारा कंफर्मेशन दी जाएगी बाय द 7 PM ऑन द सेम डे, यानी कि सेम डे के ऊपर क्लियरेंस रहेगी। एंड 3 जनवरी से सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ड्रॉई बैंक को 3 घंटे के अंदर अंदर चेक का स्टेटस क्लियर करना पड़ेगा कि भाई चेक आपका पास हुआ है या फिर पास नहीं हुआ है। अगर देखो कोई रिस्पांस नहीं दिया ड्रॉई बैंक ने, तो ये मान लिया जाएगा कि चेक अप्रूव हो चुका है एंड उसे सेटलमेंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फेज 1 जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 10 से 4 बजे की बात की गई थी कि आप उस बेसिस पर क्लियरिंग वहां पर करेंगे। बट नाउ इट्स अबाउट द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है जहां पर आप चेक का स्टेटस कंफर्म करेंगे, 3 घंटे के अंदर अंदर स्टेटस को कंफर्म करने वाले हैं। दैट इज बीइंग डन नाउ, राइट। सो दिस इज द सेकेंड फेज जहां पर इंस्ट्रूमेंट को 3 घंटे के अंदर क्लियर किया जाएगा। रास्ता तो यही है, मेरी क्लास चल रही है, अभी आओगे वापस आप? कितना टाइम में? 2-3 मिनट लगो, 4 मिनट। फिर मेरे को ना हल्का सा हल्की से बात करना, वीडियो में बताना, वीडियो चल रही है, ठीक है, ऑनलाइन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, देयर वाज सम डिसरप्शन, बट पॉइंट इज कि फर्स्ट जो फेज था डेट वाज रिलेटेड, जो हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 4th ऑफ द अक्टूबर 2025, 2 जनवरी 2026 तक वो आपका सिस्टम चला। एंड फर्दर 7 बजे तक कंफर्मेशन करनी पड़ी थी, 10 से 4 बजे तक की आपकी बेसिकली क्लियरेंस चलनी थी। और सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द 3rd ऑफ द जनवरी, जहां पर 3 घंटे के अंदर अंदर आपको स्टेटस बताना पड़ेगा। अगर आप स्टेटस नहीं बताते हो, यानी कि ड्रॉई बैंक स्टेटस नहीं बताता है, तो ये चीज कंफर्म कर ली जाएगी, ये चीज मान ली जाएगी कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ये चीज माना जाएगा, राइट। आप टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन, यानी कि एक बार अगर चेक को कंफर्म कर लिया, यानी कि पॉजिटिवली आपने कंफर्म कर दिया या डीम्ड अप्रूवल हो गया, तो सेटलमेंट बिटवीन बैंक्स को कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि इमीडिएटली सेटलमेंट जो है वो कर दी जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें रिलेटेड टू कंटिन्यूस प्रेजेंटमेंट के बारे में या फिर कंफर्मेशन विंडोज के बारे में, जो चेक डिपॉजिट किए गए हैं, स्कैन किए गए हैं, उनको कंटिन्यूसली प्रेजेंट किया जाएगा। अब ऐसा फिक्स साइकिल के लिए वेट नहीं किया जाएगा, डेट विल बी वेटिंग कि 12 बजे आपने चेक जमा करने हैं या आपने शाम को 3 बजे जमा करने हैं, ऐसा वेट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर चेक को प्रेजेंट किया जाएगा। ड्रॉई बैंक को विद इन द पर्टिकुलर विंडो, यानी कि 3 घंटे की जो विंडो है ना अभी, उसके अंदर अंदर उन्हें बताना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने ऑनर करा है या डिसऑनर करा है। एंड फर्दर ये प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंदर करना, फेज मैनर में करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सेम डे क्लियरेंस का बेनिफिट कस्टमर्स तक डेफिनेटली पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड सेम डे क्लियरेंस के पर्पस के लिए जो चेक्स हैं उनको कट ऑफ टाइमिंग के अंदर अंदर जमा करना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर चलेगी, तो 10 बजे से लेकर के 4 बजे के अंदर अंदर आपको ये चेक्स को डिपॉजिट करना जरूरी है। एंड ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म इज देयर, एज आई टोल्ड यू कि सेम डे में फेज 1 के अंदर 7 बजे तक था, वो तो कंप्लीट हो चुका। अब फेज 2 के अंदर क्या है कि विद इन 3
जो आपके वर्क क्लियरिंग आवर्स है, क्लियरिंग आवर्स हैं जो उनके अंदर अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप नहीं बताते हो तो उन्हें क्लियर मान लिया जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, बेनिफिट ये होने वाला है कि एक फास्टर फंड अवेलेबिलिटी होने वाली है। एक बार अगर आइटम आपकी क्लियर हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, तो प्रेजेंटिंग बैंक जो है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर अंदर क्रेडिट दे देगा। यानी कि इस तरह से सोचो, आपने सुबह 10 बजे चेक जमा करवाया, 10 बजे से लेकर के आपके बैंक ने लेट से उसको प्रेजेंट कर दिया, 11 बजे प्रेजेंट कर दिया आगे, तो 11 बजे के बाद अब 3 घंटे हैं ड्रॉई बैंक के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई चेक ये क्लियर है कि नहीं है। अब जब एक बार रिस्पॉन्स प्रेजेंटिंग बैंक के पास आ गया, यानी कि कलेक्टिंग बैंक के पास आ गया, उसके बाद विद इन जस्ट 1 आवर आपको क्रेडिट मिलने वाला है, राइट। सो आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि आप बिजनेस आवर्स के दौरान दौरान यानी कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप बेसिकली वर्किंग डेज के ऊपर सेम डे प्रोसेसिंग करोगे, सेम डे के ऊपर जो चेक है उनको क्लियर कर दोगे। एंड देयर इज वन स्पेशल क्लियरिंग बिफोर रोल आउट, स्पेशल क्लियरिंग बिफोर द रोल आउट, यानी कि स्पेशल क्लियरिंग सेशन था 3 अक्टूबर 2025 को, ताकि आपकी ट्रांजिशन हो जाए। अब देखो आप कंटिन्यूस क्लियरिंग में ट्रांजिट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला था सिस्टम, तो अपने 3 अक्टूबर को एक स्पेशल सेशन दे दिया क्लियरिंग का कि भाई अब हमने ट्रांजिट करना है इस नए सिस्टम के ऊपर। अब इसका स्कोप क्या है उसको समझना जरूरी है। देखो जो कंटिन्यूस क्लियरिंग मॉडल है ना, ये सभी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो भी सीटीएस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑलरेडी, चाहे पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आपके ऊपर ये कंटिन्यूस क्लियरिंग वाला मेथड चलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपको उसको मानना पड़ेगा। अब इसमें क्लियरिंग टाइम आपका रिड्यूस हुआ है, यानी कि आपका जो T+1 डेज का टाइम था या ज्यादा टाइम लगता था ओल्ड बैच बेस्ड सिस्टम के ऊपर, अब आपका ऑलमोस्ट सेम डे क्लियरिंग हो जाएगी, यानी कि विद इन आवर्स आपकी क्लियरिंग जो है अब वो होने वाली है। दैट इज अ मेन बेनिफिट विच विल बी अवेलेबल, राइट। एंड फर्दर सीटीएस बेसिस पर है, यानी कि ये जो होगा ये सीटीएस के फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा, यानी कि चीज वही है, ट्रंकेटेड अभी भी है, लेकिन जस्ट जो टाइम विंडो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। सीटीएस यानी कि चेक ट्रंकेटेड है, अभी भी फिजिकल मूवमेंट चेक की नहीं हो रही है, डिजिटल जो इमेजेस हैं, डाटा है, वो कंटिन्यूस ट्रांसमिट हो रहा है, ये चीज की गई है। सेम डे क्रेडिट भी मिल रहा है, जस्ट आपको जैसे ही रिस्पॉन्स आया प्रेजेंटिंग बैंक को, उसके बाद विद इन 1 आवर क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा एक सहूलियत होने वाली है कस्टमर्स को भी। एंड ये जो सिस्टम है ये रियल टाइम विजिबिलिटी स्टेटस बताता है कि क्लियरिंग में कहां पर है, बैच साइकिल में कहां पड़ा डाटा। एंड डेफिनेटली अब ये पॉजिटिव पे के साथ भी इंटीग्रेटेड है। ये चीज समझो, जो चीज हमने ऊपर पढ़ी है अभी, मैंने इसी के कारण से आपको सबसे पहले सीटीएस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में बताया, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंटिन्यूस पेमेंट सिस्टम, राइट। तो कंटिन्यूस क्लियरिंग जो पेमेंट सिस्टम है, आपका सेटलमेंट सिस्टम है, वो इसी बेसिस के ऊपर है कि पीपीएस आपका इसमें भी इंप्लीमेंट होगा, यानी कि 5 लाख या जो उससे भी ज्यादा की वैल्यूज वाले चेक है उनकी जो डाटा होगी कंफर्मेशन वो तो हो गई होगा, जिससे बैंक का फ्रॉड रिस्क खत्म होगा। नाउ कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर को इस चीज को इंश्योर करना है कि एक्यूरेट जो चेक डिटेल्स हैं वो सबमिट करी जाएंगी उनके द्वारा विद इन द क्लियरिंग आवर्स, ताकि फास्टर क्लियरिंग का बेनिफिट उनको मिल जाए। अब वो फेज 2 इम्फेसिस के बारे में समझते हैं। देखो फेज 2 में क्या है कि 3 घंटे की कंफर्मेशन विंडो को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज टू बी फॉलोड, राइट। वो चीज को फॉलो करना जरूरी है। एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, देखो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आती रहती हैं, तो इनिशियल इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली रिपोर्ट किए जाएंगे, उनमें कुछ बग्स मिलेंगे, हो सकता है कि हर जगह पर इसको एकदम से इंप्लीमेंट ना किया जाए, लेकिन आपको ये चीज बताता हूं कि होली और स्लोली ये चीज इंप्लीमेंट होनी ही होनी है, राइट। अब ट्रेडिशनल क्लियरिंग पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी एक बार आपने कंटिन्यूस सेटलमेंट शुरू कर दी है, एंड आरबीआई रेगुलरली बेसिस के ऊपर, रेगुलेटरी बेसिस के ऊपर इस चीज को चेक भी करेगा कि क्या ये सेटलमेंट सिस्टम डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, राइट। सो अभी तक हमने पढ़ा चेक ट्रंकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स के बारे में, वी रेड अबाउट द पॉजिटिव पे सिस्टम, वी रेड अबाउट द कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम्स, राइट। यहां तक के सभी बात क्लियर हो गए। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.